It's time to zoom in on the capital that pulses with the rhythm of India's growth story. In this session, we are privileged to have with us a leader who has been at the forefront of shaping the city's future. With her leadership, Delhi has seen transformative strides in governance, infrastructure, and citizen-centric initiatives. From navigating the complexities of urban governance to driving progress on the ground, she brings a wealth of experience and insight to the table. Ladies and gentlemen, please welcome Srimati Rekha Gupta, Honorable Chief Minister of Delhi, for a session on building a better capital, governance and accountability in conversation with Rubika Liaquat. राइजिंग भारत के इस मंच से आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्टेज पर मौजूद हैं। बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, जितने भी राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है उनकी मैं बात कर रही हूं। 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया दिल्ली में, देश की राजधानी में, तो रेखा गुप्ता वो नाम जब सुना तो कहा कि कहां से, कैसे, और आज ऐसे रेखा गुप्ता जी यहां राइजिंग भारत के मंच पर जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। रेखा जी, सवाल तो बहुत सारे हैं क्योंकि राइजिंग भारत में अगर राइजिंग कैपिटल की बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो पहला सवाल जहन में यही आता है कि दिल्ली की सत्ता पर रेखा गुप्ता और उनकी पार्टी इसीलिए काबिज हुए थे कि उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। रूबिका जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इस दुनिया में किसी के कहने से कोई मानता है? जब तक साक्षात जनता के मन में उस भाव को ना आ जाए, वो भाव की भी हां, जिसको उसने चुना वो उनकी गलती थी। वो लोग जो रामलीला मैदान में तिरंगा हाथ में पकड़ के वंदे मातरम के नारे लगाते हुए और ये कहते हुए सत्ता में आए कि ना तो हमें कुर्सी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ईमानदारी की कस्में खाई, बच्चों की कस्में खाई, और उसके बाद उन्होंने वो किया जो कि जिसको ना करने की कस्में उन्होंने खाई थी। उन्हें गाड़ी भी चाहिए थी, उन्हें बंगला भी चाहिए था, उन्हें सत्ता, कुर्सी, मोह माया, हर चीज चाहिए थी। फिर कोई एक घोटाला थोड़ी ना है, 20 घोटाले उनकी सरकार के समय में आए, और आज जिस केस से वो कह रहे हैं कि जी हम बरी हो गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली की जनता ये सवाल केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है कि यदि वो बेईमान नहीं थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, तो क्यों जांच शुरू होते ही उस शराब पॉलिसी को वापस ले लिया गया? मैं जनता की ओर से ये पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने दिल्ली को शराब कल्चर में डुबोने की कोशिश नहीं की? जब एक के साथ एक फ्री की बात उन्होंने की, जब उन्होंने महिलाओं के लिए पिंक बार खोलने की बात की, जब युवाओं की एज कम करके शराब पीने की बात की, तो क्या उन्होंने दिल्ली के साथ बेईमानी नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 170 मोबाइल, उसमें से डाटा हटा करके, डाटा मैनिपुलेट करके आपने तोड़े वहां पे, क्या वो बेईमानी नहीं थी? वो भ्रष्टाचार का कौन सा साधन था? और एक केस नहीं है, अभी तो हजारों केस उनके ऐसे लगे हुए हैं जिसमें हॉस्पिटल्स में उन्होंने घोटाला किया, दवाई खरीदने में घोटाला किया, स्कूल क्लासेस बनाने में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने घोटाला किया। लेकिन तो अभी तो बहुत सारे कहा ना कि सबूत पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये लोअर कोर्ट, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये लोअर कोर्ट का अपना डिसीजन है।
अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं और हमारे देश की न्याय प्रक्रिया में जनता को विश्वास है और न्याय जरूर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी आप होगा। इतना कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है? देखा है हमने अपनी आंखों से। आज भी उनके वो सारे बही खाते जब रोजाना सरकार में खुलते हैं तो रोज एक नया भ्रष्टाचार उनका दिखाई देता है, रोजाना। मैं आपको ये सत्य बात कह रही हूं कि आज कितनी चीजें मैं आपको बताऊं। उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप देने का एक योजना लेकर के आए, उसके लिए सैंक्शन किया 15 करोड़, और आज 150 करोड़ की पेमेंट लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन सरकार के दरवाजे पे खड़े हैं। कोई बता सकता है मुझे कि 15 करोड़ से 150 करोड़ कैसे हो गए? एक बुजुर्गों को कुछ सीनियर सिटीजन्स को रेम्यूनरेशन देने का एक योजना उन्होंने बनाया, 2-3 साल पेमेंट दिया, उसके बाद बंद कर दिया। तो हमने सरकार में आने के बाद कहा कि भी ये पेमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, दिखाइए जरा क्या योजना है। तो पता चला रिकॉर्ड में कोई योजना ही नहीं है, कोई सैंक्शन ही नहीं है, कोई कैबिनेट का नोट ही नहीं है। पर और वो रेखा जी, कहां से दे रहे थे, किसको दे रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसी सैकड़ों उनकी बेईमानियां दिल्ली सरकार के खातों में रोजाना दिखाई देती है। लेकिन आपको दिखाई दे रही है, कोर्ट को नहीं दिखाई दे रही है। कोर्ट ये कह रही है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। देखिए, हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है, यहां अलग अलग लेवल पे सुनवाई होती है। आज निचले कोर्ट ने जो बात कही वो अंतिम सत्य नहीं है। इस न्याय की लड़ाई लंबी जरूर दिखती है, परंतु जनता ने न्याय कर दिया है और न्यायालय भी न्याय करेगा, हमें विश्वास है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस कह रही है कि आप दोनों मिलकर खेल रहे हैं। आपने तो पोस्ट पढ़े होंगे, तो जैसे ही वो बरी हुए तो वो ये कहने लगे कि पंजाब में चुनाव है, इसीलिए आपने केजरीवाल जी को रिहा करवा दिया, बरी करवा दिया। देखिए, कांग्रेस ये जब बोलती है, वो पार्टी जिसको जनता ने नोटा से भी नीचे ले आए, जब वो ऐसी बातें कहती है तो बड़ी हंसी आती है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। ये वही केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने बच्चों की कसम खाने के बाद कि जी मैं कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करूंगा। तो ये तो गठबंधन तो उनका है आम आदमी पार्टी के साथ। अब भाइयों की लड़ाई हो गई, चोर चोर मुसेरे भाई, अब आपस में लड़ाई हो गई तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि आपने कहा नोटा पर ला दिया, नोटा पर लाने के लिए ही आप और केजरीवाल जी दोनों मिले हुए हैं। ये बड़ा सा पोस्ट किया है पवन खेड़ा जी ने। देखिए, खुद दिशा विहीन लोग हैं, दिशा विहीन पार्टी है, वो क्या कह दे, कब कह दे, कोई आज तक समझ नहीं पाया। अच्छा रेखा जी, साल भर पूरा हो गया है, क्या क्या काम आपने किया है और किस पर इतरा रही है? देखिए, एक साल यानी 365 दिन कोई इतना बड़ा कालखंड नहीं है कि मैं कहूं कि बहुत ढेर सारी उपलब्धियां आप कह रही हैं, इतरा रही हैं। पर मैं एक चीज पे जरूर अपने आप में संतुष्टि महसूस करती हूं कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन 365 दिनों में दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री ने, पूरी टीम ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, जनता के बीच रह के काम किया और हर समस्या को आमने सामने से लड़ाई लड़ी है और उनको बेहतर समाधान देने की कोशिश की है। यही मेरी एकमात्र उपलब्धि है। जब आप ये बात कहती हैं तो विपक्ष के कुछ कड़े सवाल जहन में आते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जितना काम किया उस पर आप लोगों ने पानी फेर दिया, यानी बीजेपी की सरकार ने कहा आपने झूठे वादे किए, उसे पूर्ण नहीं किया। जितना उन्होंने दिल्ली को दिया, अब आप धीरे धीरे दिल्ली से वापस वो ले रही हैं। प्रदूषण के मामले में आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आज भी आप देखिए वो प्रदूषण जस का तस है। ऐसा भी है कि बड़े बड़े मेहमान दिल्ली में आते हैं, वो कहते हैं सब हल हो सकता है, लेकिन ट्रैफिक की जो समस्या है उससे दिल्ली को निजात नहीं मिल सकती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो राइजिंग भारत में राइजिंग दिल्ली उस लेवल पर पहुंची है क्या? रूबिका जी, मैं पूछना चाहती हूं, 11 साल वाली सरकार यदि 1 साल की सरकार से इन बातों का जवाब मांगे तो क्या ये उचित है? पर फिर भी मैं देना चाहती हूं उस 11 साल की सरकार के लोगों को जो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए और आज हमसे 365 दिन पूरे होने पे ये कहते हैं कि भाई ट्रैफिक कम हो, पॉल्यूशन कम हो, खत्म हो जाना चाहिए, जवाब मांगेंगे वाटर लॉगिंग का।
एक एक समस्या जो दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम बना करके वो लोग गए, उनकी लापरवाही, नजरअंदाजी ने दिल्ली की प्रॉब्लम को बढ़ाया, हमने उनके समाधान के लिए काम किया है। साइंटिफिक रोड मैप के साथ रोजाना एक कदम हम आगे बढ़े हैं। आपने जिन जिन समस्याओं की बात की, आपने कहा जी उनके किए पे पानी फेर दिया, उनके किए हुए भ्रष्टाचार पे पानी फेरा होगा जरूर, उनकी भ्रष्टाचार के लिए सिस्टम में जितनी लीकेजेस थी उस पे जरूर हमने पानी फेरा होगा। वो सारे रास्ते जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार होता था उस पूरे सिस्टम को बंद करके बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने डिजिटलाइज किया। पूरी सरकार को, हर विभाग को, सारी फाइलों को आज की डेट में दिल्ली सरकार में हर फाइल ई फाइल के माध्यम से जाती है। आज हर काम डिजिटलाइज हो चुका है, हॉस्पिटल से लेकर के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक। आज हर चीज की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय है। तो कोई भी चीज ऐसी हो नहीं सकती कि जिसके माध्यम से जनता का पैसा किसी भी करप्शन में जाए, पहली बात। फिर आपने अलग अलग समस्याओं की बात की, आपने कहा ट्रैफिक जैम। क्या पोल्यूशन मुक्त दिल्ली कभी होगी? डेफिनेटली होगी, जरूर होगी। हर साल दिल्ली को बेहतर हवा, बेहतर पर्यावरण दिखाई देगा। ये हमारी सरकार का दिल्ली की जनता के साथ पूर्ण वादा है। और इस एक साल में हमने जो जो पॉल्यूशन के निमित्त किया है, मैं वो भी जरूर बताना चाहूंगी। पॉल्यूशन को हमने केवल एक मौसम और एक सेगमेंट मान के काम नहीं किया। पॉल्यूशन को एज ए होल, एक पर्यावरण की दृष्टि से क्या क्या इसमें बेहतर होना चाहिए, उसमें हर विषय पे, हर सेगमेंट पे हमने काम किया। चाहे वो धूल हो, चाहे धुआं हो। जहां तक धुएं की बात मैं करती हूं, तो जो वेहिकुलर एमिशन है उस पे बेहद संजीदा तरीके से सरकार ने कदम उठाए। हमने दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल लागू किया। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट हमने ला करके दी, जो पूरे देश के हर राज्य से, बड़े बड़े राज्यों से भी ज्यादा बड़ी दिल्ली की इलेक्ट्रिक फ्लीट है। आज 4000 बसें दिल्ली में हमारे पास इलेक्ट्रिक है। और हमारा मिशन है कि 100% क्लीन फ्यूल हम व्हीकल दिल्ली को दें, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मोड हम बदल दें। यहां तक कि लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी हम ईवी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, सब्सिडीज भी देंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल्स को वो लोग लें। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं अपना पाएगा, जब तक कि उसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी ना मिले। पूरी दिल्ली में एक और बड़ा काम जो कि इस धुएं से जुड़ा हुआ है, वो है आपके फिटनेस सेंटर, टेस्टिंग स्टेशंस, जिस पे पिछली सरकार ने कतई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस खोलने का काम कर रही है, ताकि दिल्ली का प्रत्येक व्हीकल आप मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिकली उसकी फिटनेस चेक हो और हर व्हीकल एमिशन फ्री हो, फिट टू मूव हो। और उसके लिए पहली बार दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरह के मूव हुए हैं। हमने अभी तक 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन उनका शिलान्यास कर चुके हैं, जिनका काम जून तक पूरा होने वाला है, और नए 5 की तैयारी हमारी है। और इसके अलावा पूरी दिल्ली में वृक्षारोपण से लेकर के मशीनों के द्वारा सफाई, नए लीटर पिकर लेने की व्यवस्था, इन सारे कामों को बहुत ही प्लान्ड तरीके से कि कब तक क्या काम पूरा होना चाहिए, किस तरीके से पॉल्यूशन को कम होना है। पहली बार दिल्ली में रिज एरिया जो है उसमें हमने 4200 हेक्टेयर रिज एरिया को फॉरेस्ट नोटिफाई किया, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 35 लाख नए पेड़ हमने 4 साल के अंदर लगाने का प्लान किया, और वो भी ऐसे पेड़ जो इंडिजीनियस प्लांट हैं, जो कि सच में ऑक्सीजन गिवर हैं। एक ग्रीन कवर शहर का बढ़े, उसके लिए हमने काम किया। और पर रेखा जी, जब ये सारी बातें आप कह रही हैं, तो मैं अगर आंख बंद करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खूबसूरत से हिल स्टेशन पर आ गई हूं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि वो ऐसी, जब दिल्ली में आप जाते हैं तो ऋषि सुनक को ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक। हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, जब सरकार और पब्लिक एक दिशा में चलें। पब्लिक पार्टनरशिप के साथ ही चीजें बेहतर होंगी।
सरकार अपना काम करेगी, जनता उसमें अपना सहयोग देगी, सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाएगी, जनता उसे उपयोग करेगी, सरकार ये ड्राइव चलाएगी, लोग पेड़ों को मेंटेन करेंगे, सरकार रोड जो अपनी वॉल टू वॉल कारपेटिंग करेगी, लोग उसे मेंटेन करेंगे। ये सारी चीजें हम सबको मिलजुल के करनी है, क्योंकि दिल्ली हमारी है और हम सबकी जिम्मेवारी है। पर ये आपको लगता है कि इतनी पार्टनरशिप दिल्ली की तरफ से होगी? क्यों नहीं होगी? आज इंदौर जैसा शहर इकट्ठा एकमुश्त होकर काम कर सकता है। जब लोग हमें विदेशों की बातें कहते हैं, तो विदेश कोई एक दिन में साफ सुथरे सुंदर विकसित नहीं हो गए हैं। वहां लोगों ने उसमें सपोर्टिव एटीट्यूड किया, तब जाकर के कोई शहर बेहतर बनता है, विकसित बनता है, हरा भरा हो सकता है। तो जनता जब ये सोचती है कि अगर दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वच्छता है, वहां सफाई होनी चाहिए, वहां पर पर्यावरण बेहतर होना चाहिए, वहां पे ट्रैफिक रूल ओबे होने चाहिए, तो ये हम सबका काम है कि हम मिल करके कोशिश करें कि हमारे कारण से कहीं गंदगी ना हो, हमारे कारण से कहीं पे पर्यावरण को नुकसान ना हो, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, हम बेहतर काम करें अपने शहर के लिए। ये करना सुनने में पड़ेगा। तो रेखा जी बहुत अच्छा लग रहा है कि काश कि ये सब करने लगे, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव है? मैं बार बार आपसे ये पूछ रही हूँ। एक घर में एक लड़के के पास या परिवार के पास जब 2-2 3-3 गाड़ियां होती है, कार पूलिंग कहा जरूर जाता है लेकिन किया नहीं जाता। आप कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम चाहते हैं सब इस्तेमाल करें, लेकिन कितना % है जो दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी कम है, परंतु दिल्ली की जनता में इस पर्यावरण को लेके जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समाधान चाहती है। सरकार उन्हें समाधान देगी, हर सेक्टर में देगी। आपको ईवी के लिए सब्सिडी देना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, चार्जिंग स्टेशंस बनाना, आपकी रोड से डस्ट मिटिगेशन का प्लान करना, वॉल टू वॉल कारपेटिंग करना। इसमें कितना टाइम लगेगा? 5 साल में हो जाएगा? देखिए, इसको आप टाइम बाउंड नहीं कर सकते, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ये लगातार होने वाला काम है। ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लिया और कल पर्सनल गाड़ी से गया, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये लगातार चलने वाला काम है और हाथ में हाथ लेकर के सरकार और जनता चले। मैं पर्यावरण से फिर आगे बढ़ूंगी बस इस सवाल के बाद कि ये जो अक्टूबर आएगा, AQI कौन सा लेकर आएगा? कोई गारंटी दे सकती है रेखा गुप्ता? बेहतर AQI दिल्ली का होगा, बेहतर हवा होगी और हम सब लोग मिलकर के इस पे काम करने वाले हैं। एक हाल में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आपने ये कहा कि भैया ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने जो कर्ज लिया था, मेरा कुछ टाइम तो वो कर्ज चुकाने में ही चला गया है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर, जिस तरीके की सरकार ये फ्रीबीज के फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो, ऐसे ऑफर देती है, उससे कर्ज और बढ़ता है। आपने भी बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी हैं। अब उनको मैं फ्रीबीज कहूं या चूंकि आपको पसंद आएगा तो योजनाएं कह दूं, लोक योजनाएं? देखिए, लोकहित योजना। मैं खुद भी ये बात मानती हूं, किसी भी शहर को आगे बढ़ने के लिए फ्री वीज सबसे घातक चीज है और शहर को आगे ले जाने के लिए उसमें सबका सहयोग जरूरी है। पर यह बात भी जरूरी है कि जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो सच में जरूरतमंद है, जो आश्रित है, उसकी मदद करना भी जरूरी है, ताकि वो मेन लाइन के साथ जुड़ करके अपना सर्वाइवल कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। तो दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। मैं जिस विचार को लेकर के चलती हूं, मैं ये सोचती हूं कि ठीक है, जहां आपको उन परिवारों को एक सपोर्ट देना है, एक हैंड होल्डिंग करनी है, वहीं आपको विकास का रास्ता नहीं छोड़ सकते। इस 1 साल में जितने प्रोजेक्ट सरकार के अधूरे पड़े थे, हमने उसको पूरा करने के लिए काम किया और सैकड़ों नए प्रोजेक्ट पे दिल्ली सरकार ने काम किया, चाहे वो फ्लाईओवर्स हैं, चाहे अंडरपास हैं, चाहे फुटओवर ब्रिज हैं, चाहे एलिवेटेड रोड है, चाहे मेट्रो का नेक्स्ट फेज है। इन सब पे सरकार ने काम किया है, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक नए फ्यूचर के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पर जब आप ये बेहतर बात कहती हैं और कहती है कि नहीं, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक भी सुविधा पहुंच जानी चाहिए, तो फिर आपकी तरफ से किया गया 2500 रुपए का वादा आता है, तो वो कब दे रही हैं आप? देखिए, 2500 से पहले तो मैं बहुत कुछ जो दे चुकी, मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगी। आज दिल्ली शहर देश की राजधानी, जहां हजारों लोग रोजाना आते हैं काम के, रोजगार के,
लिए, कोई इलाज के लिए आता है, कोई पढ़ाई के लिए आता है। आज दिल्ली में हमने जो अटल कैंटीन शुरू करी, जिसमें मात्र 5 रुपए में व्यक्ति को भरपेट खाना मिलता है, वो इस विजन के साथ कि मेरे इस शहर में कोई भूखा ना सोए, इस पे दिल्ली सरकार ने काम पर किया। रेखा जी, वो तो शीला दीक्षित जी ने भी किया था। कहाँ किया, आप बताइए ना, कहाँ है कोई उनके टाइम की शुरू की हुई ऐसी कैंटीन, ऐसी कोई रसोई कुछ है दिल्ली में क्या? हाँ, वो थाली दिया करती थी ना वो। आप पता नहीं, आप लोग बताएं कोई थाली थी, वो चली, पहुंची, किसी के तक आई? तो आज जो चल रहा है वो एक एवरलास्टिंग काम है, जिसको दिल्ली की जनता रोजाना 1 लाख लोगों को भोजन करवाने का दिल्ली सरकार का संकल्प है, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। चूंकि आप भोजन करवा रही हैं तो अब 2500 रुपए नहीं अभी देंगी। आ रही हूं मैं आपकी बात पे भी। हाँ। हमने कहा था कि होली और दिवाली सिलेंडर देंगे। इस होली हम दिल्ली की अपनी बहनों को सिलेंडर देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी जो बात थी। और इसी तरीके से दिल्ली में जो हमने आयुष्मान योजना कहा था, नहीं रुकिए ना रेखा जी, नहीं रुकिए, पहले आप चूंकि थाली दे रही हैं तो 2500 नहीं देंगी आप। अभी आया रही हूं मैं। सिलेंडर दे रही हैं तो 2500 नहीं देंगी आप। नहीं, आप ऐसे कैसे क्यों कर रही हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके अंदर से बोल रहा है। अब थमिए, अब सुनिए, मैं आ रही हूँ। मैं तो जनता की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मैं नहीं, अभी जनता जो चाहती है, का कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी पार्टी का नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने दिल्ली की जनता की जरूरतों को समझते हुए एक प्रायोरिटी लिस्ट तय की है, जिसमें मुझे ये लगता है कि पहले दिल्ली की जनता को पानी की पाइपलाइंस की जरूरत है, हर घर तक पानी की जरूरत है, बेहतर सीवर लाइनों की जरूरत है, हर बच्चे को यहां पर जो स्कूल की कमी है उसको पूरा करना चाहता है, ये जो अधूरे हॉस्पिटल है इसको पूरा मुझे करना है, जो ये मेट्रो का फेज था जिसमें पिछली सरकार अपनी देनदारियां मेरे लिए छोड़ के गई थी, मैंने वो सारी देनदारियां क्लियर करने का फैसला किया। उसमें से 3000 करोड़ मैंने पिछले अकाउंट के दिए और 5000 करोड़ मैंने अगली कॉरिडोर के लिए पे किया है। मेरी दिल्ली की जनता कहती है कि पहले ये सब हमें दो और उसके बाद 2500 भी मैडम देना चाहेगी तो जरूर देगी, और मैं वायदा करती हूं कि मेरी दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए भी मिलेंगे। मतलब सोचिए, 2500 रुपए नहीं मिले हैं तब भी रेखा गुप्ता जिंदाबाद, क्योंकि उन्हें विकास मिल रहा है। विकास के साथ में जो जो हमने कहा वो सब दिया जा रहा है, इसलिए दिल्ली की जनता का विश्वास हम पे है और उस विश्वास को कायम रखना मेरी प्रतिबद्धता है। पर ऑन अ सीरियस नोट, क्या आने वाले सालों में आप इस वादे को पूरा करेंगे या ये आपके लिए बोझ बन गया है? नहीं, क्योंकि कैश देने की बात थी, फ्रीबीज देने की बात थी, तो ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब बोझ बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकती। निश्चित रूप में दिल्ली की बहनों को मजबूत करना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस करना मेरी इच्छा है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगी, और इसके लिए लगातार काम चल रहा है। क्योंकि वो एलिजिबिलिटी लिस्ट, क्योंकि आज दिल्ली में जिस वर्ग को हम मदद पहुंचाना चाहते हैं उसकी एक सूची तैयार होनी जरूरी है। और ये योजना ये नहीं है कि वन टाइम योजना है, ये योजना लगातार चलने वाली, हर महीने आपको काम देना है, हर महीने आपको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचानी है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड, जिसके माध्यम से लगातार एक बार मदद शुरू हो तो वो चलती रहे, वो जरूरी है। हम एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इस सारी प्रक्रिया को करेंगे ताकि कोई भी इसमें लीकेज ना रहे और कोई भी पात्र बहन उसमें छूटे ना, ये मेरी इच्छा है। अब मैं यमुना की सफाई की तरफ आ रही हूं, क्योंकि 2500 को लेकर बहुत सवाल हुए और उसका जवाब आपने यहां पर दिया है। कई लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, कई नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन क्या सच में ये जो पैसों को देने का ऐलान होता है अलग अलग सरकारों की तरफ से, ये आखिरी सवाल और फिर मैं आगे पहुंचूंगी, ये जीत का फॉर्मूला बन गया है और उसके बाद इसके क्रियान्वयन पे देरी हो तो होती रहे? देखिए, जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि विकास का रास्ता किस पार्टी के माध्यम से स्वरूप लेने वाला है, और हर राज्य को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए। कोई भी राज्य केवल और केवल फ्री बीज के लालच में सरकारें नहीं बना सकता और ना बनाना चाहता।
इसलिए आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली में जो विकास के काम इस समय चल रहे हैं और जितनी दिल्ली की समस्याएं थी, अब उनके ऊपर जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से काम हो रहा है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता संतुष्ट है। उनकी आंखों में, उनकी निगाहों में जो आशाएं मुझे दिखती हैं, वो ये कहती हैं कि आप काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है रेखा जी, ये आपके लिए बहुत प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि भाई पहले की सरकारों के साथ तो ये होता था कि काम नहीं होता है तो आप केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी दे सकते हैं, या अगर कोई और छोटा काम नहीं होता है तो आप लोकल बॉडीज पर आरोप थोप सकते हैं। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है। लेफ्ट में भी आपकी सरकार, राइट में भी आपकी सरकार और सेंटर में आप बैठी हुई हैं। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार प्रेशर आपके कंधों पर डाल रही है कि नहीं डाल रही है? मैं ये मानती हूं कि दिल्ली में तीनों लेवल्स पे एक गवर्नमेंट का होना इस समय का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है, सबसे लकीएस्ट टाइम है। क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करने का कोई मौका किसी के पास नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। आज जब मैं काम करती हूं तो इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं हेल्प लेती हूं, एनसीआर स्टेट्स की मैं हेल्प लेती हूं, मैं अपनी लोकल बॉडीज के ऊपर पूरा काम का प्रेशर रख के उनसे काम लेती हूं। तो कहीं से कहीं तक जनता के बीच में कोई भी जाता है तो वो काम की जिम्मेवारी उठाता है। उस काम को करने के लिए सांसद, विधायक, पार्षद तीनों मिलकर ताकत लगाते हैं और इसीलिए दिल्ली के कामों को स्पीड मिल पा रही है। तो मैं इसे लायबिलिटी नहीं मानती, मैं इसे प्रेशर नहीं मानती, मैं इसे दिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मानती हूं कि इस समय जितनी मेहनत हो सके करनी चाहिए ताकि दिल्ली विकास की ओर आगे बढ़े। यमुना सफाई की ओर कब बढ़ेगी? बढ़ चुकी है यमुना जी सफाई की ओर, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने कभी उस विषय के महत्व को समझा नहीं था, ना ही उस पे काम किया था। पर हमारी सरकार जो 1 साल पहले बनी, हमने आने के बाद बहुत ही साइंटिफिकली क्या रोड मैप होना चाहिए यमुना सफाई का, उस पे काम किया। जितने ड्रेन्स यमुना जी में जाके गिर रहे थे उन सब की ड्रोन मैपिंग करी, उसकी सिल्ट की मैपिंग करी। सभी के सभी एसटीपीज जो दिल्ली में अभी तक 37 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में थे, उनको हमने रिवाइव किया, उसको अपग्रेड किया ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए, जो कि पहले बिल्कुल पूरी तरह ठप पड़े थे, कोई काम नहीं कर रहा था एसटीपी, आज वो अपडेट हो पाए हैं। और जिन जिन ड्रेन्स पे कोई एसटीपी नहीं था, आज उन पे नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के टेंडर हम लगा चुके हैं दिल्ली में, और नए 35 डिसेंट्रलाइज एसटीपी, 12 और नए बड़े एसटीपीज बनाने का काम मतलब चल रहा है। 35 प्लस 12। यस, ऑफ कोर्स। तो और इसके अलावा भी हर ड्रेन को मैप करने का, यहां तक कि एनसीआर के स्टेट, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उनसे भी हमारी बात हुई है कि कोई भी नाला जब तक यमुना जी में गिरेगा तब तक यमुना जी साफ नहीं हो सकती रूबिका जी। इसलिए जरूरी यह है कि हर नाले को टैप किया जाए, हर नाले की डीसिल्टिंग हो। और इस 1 साल में आपको मैं बताना चाहूंगी कि 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट हमने ड्रेन से निकाली है, जो अदरवाइज जाके यमुना जी में गिरती। और एक और मैं बड़ा आपको बात बताना चाहती हूं, दिल्ली में जितना पशुधन है, ये गायें इत्यादि, आप क्या सोचती हैं लाखों की संख्या में होंगी? तो रोजाना का डेयरी वेस्ट कितना होगा? 1500 टन डेयरी वेस्ट हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि रोजाना का डेयरी वेस्ट इतना होता होगा, वो गोबर, काउडंग, और वो सीधा सीधा जाकर के रोजाना नालों के माध्यम से यमुना जी में गिरता था, जो यमुना के गंदे होने में, प्रदूषित होने में बहुत बड़ा कारण था। दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं था। पहला बायोगैस प्लांट हमारी सरकार के आने के बाद दिल्ली में हमने खोला है। 2 अभी तक हम खोल चुके हैं प्लांट। 300 टीपीडी की कैपेसिटी उसकी है। 1500 टीपीडी तक हमें उसे लेकर के आना है। इसके लिए अब सरकार काम कर रही है कि ये गोबर कहीं से भी, किसी भी रास्ते से यमुना जी में ना जाए, सिल्ट यमुना जी में ना पहुंचे, नाले यमुना जी में अपनी गंदे स्वरूप के साथ ना गिरें। ये सारा काम शुरू हो चुका है। हर साल आपको यमुना बेहतर दिखाई देगी और ईश्वर ने चाहा तो बहुत
साफ यमुना, अविरल यमुना भी दिल्ली वाले देख पाएंगे। तो वो जब तक आप मुख्यमंत्री है तब तक दिख जाएगा। आप मुझे बना के रखिए। क्योंकि साबरमती फ्रंट जहन में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने उसका पूरा नक्शा बदल दिया था। तो आई एम श्योर जब आपकी मुलाकातें और बातचीत होती होगी तो इस पर भी चर्चा होती होगी। उन्होंने यमुना की सफाई पर आपकी तारीफ भी की है, मतलब आपकी सरकार की, लेकिन उसका कोई रोड मैप तो आपने बता दिया, कोई टाइम है कि इतने साल? यमुना की सफाई का रोड मैप मैंने आपको बताया है, और यमुना टाइम पे सीरियसनेस जो है वो केंद्र की, दिल्ली की, सभी की है, नगर निगम की, लगातार उस पे काम चल रहा है। और जिस टाइमलाइन की आप बात कर रही हैं वो टाइमलाइन में यमुना जी को नहीं बांधा जा सकता। यदि आज जो एसटीपी बनना शुरू हुआ है उसे 2 साल अगर बनने में लगते हैं, वो वर्किंग कंडीशन में 2.5 साल बाद आता है, और ऐसे हर नाले को टैप करने का जो काम शुरू हुआ है इसमें समय जरूर लगेगा। तो मतलब 2.5 साल बाद मैं क्रूज पर आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ यमुना? क्रूज पे तो आप पहले ही ले लेना, वैसे वो क्रूज नहीं है, यमुना सफारी है, वो आप पहले भी ले सकती हैं, उसे तो हम पहले ही चला देंगे। परंतु यमुना के अविरल रूप की यदि मैं बात करूं तो उसमें समय जरूर लगेगा, परंतु सरकार की नीयत और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट है, काम दिखाई देने शुरू हो जाएगा और आप सबको संतुष्टि होगी कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। कांग्रेस के आईवाईसी के कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री जब राइजिंग भारत के मंच पर आए तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपने कपड़े फाड़ती रहे, भारत जो है वो आगे का रास्ता तय करता रहेगा। ये सवाल जो इस वक्त मैं आपसे पूछ रही हूं वो शीर्ष नेतृत्व को लेकर है। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे ये कहा था कि एक पार्टी कैसे काम करती है वो शीर्ष नेतृत्व से तय होता है, लेकिन राहुल गांधी के मसले पर यह कहा जा रहा है कि उनको शायद ये जानकारी ही नहीं थी कि ये लड़के यहां पर आ जाएंगे, कार्यकर्ता इस तरीके का हुड़दंग मचा देंगे, लेकिन आज भी वो अपने शेरों के साथ खड़े हैं। देखिए, आपने अपनी बात में ही जवाब दे दिया। जो व्यक्ति ऐसा घटिया निर्लज काम करके आए उनको आप बब्बर शेर कह रहे हैं, तो आप बताइए कि इससे क्या उनकी नीयत झलकती नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा दिशा विहीन नेतृत्व किस काम का है जो देश की गरिमा को खराब करना चाहता है, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहता है, जो देश के बाहर जाकर भी देश के लिए बुरा बोलता है और देश के अंदर रहकर भी हमारी सेनाओं पर भी उंगली उठा दे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाना चाहिए वो मैं नहीं, भारत की जनता तय करेगी। लेकिन भारी विपक्ष कौन है, केजरीवाल या राहुल गांधी? अब मैं कुछ बोलूंगी तो आप कहोगे बोल रही है। दोनों एक दूसरे के भाई हैं, मोसेरे भाई। केवल मोसेरे भाई? अब आगे का सेंटेंस आप पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रेखा जी। रेखा गुप्ता यहां पर बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब देती हुई आपको नजर आ रही थी। थैंक यू सो मच रेखा जी।